नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में चल रहा गुलाबी ठंड का दौर, बताएंगे मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट। हरियाणा बुनियाद लेवल 1 एग्जाम की डेट बदली, पहले 7 को होनी थी परीक्षा। गारंटेड रिटर्न स्कीम की है तलाश में, तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम्स है बेटर ऑप्शन, बताएंगे पूरी खबर। रेल यात्री ध्यान दें, रेवाड़ी लोहारू रेल मार्ग पर अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो खबर आपके लिए काम की होने वाली है। शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन की बड़ी तैयारी, पीजीटी अभ्यर्थी 8 को करेंगे पंचकुला कूच, ओपीएस पर 19 को सीएम आवास घेरेंगे। केवीएस एडमिट कार्ड 2022 अपडेट, केवीएस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए। 7 फरवरी से 3 मार्च तक होगा परीक्षा का आयोजन। हरियाणा पुलिस को 54 साल करना पड़ा इंतजार, अब मिलेगा ये तोहफा। मोदी सरकार ने बजट में दिया अग्निवीरों को तोहफा, इनकम टैक्स में मिलेगा फायदा, जानेंगे पूरी खबर आसान भाषा में। हिसार दूरदर्शन केंद्र पर राज्यसभा में नोटिस, दीपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने में बड़ा योगदान खत्म कर रही है केंद्र सरकार। फसल पंजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाई आखिरी तिथि। तुर्की सीरिया में भूकंप के 3 बड़े झटके, 3,500 से ज्यादा मौतें, सैकड़ों मलबे में दबे। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जानेंगे सोने चांदी के ताजा भावों के बारे में। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी में आई भर्ती। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी यानी HPPA की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें। किसी भी वर्ग के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा बुनियाद लेवल 1 परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब 10 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले 7 फरवरी को यह परीक्षा होनी थी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के समय में बदलाव के पीछे का कारण प्रशासनिक बताया है। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को NTSC और स्कॉलरशिप को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से फ्री कोचिंग दी जाती है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश से 75,018 विद्यार्थियों ने बुनियाद कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है। परीक्षा का परिणाम 14 फरवरी को जारी होगा तथा द्वितीय चरण की परीक्षा की बात करें तो 22 फरवरी को आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार बुनियादी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब नई डेट यानी 10 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। करनाल पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री की SP को खुली छूट। अनिल विज बोले खनन माफियाओं को मेरा नाम लेकर ठोक दो। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अवैध खनन मामले में SP करनाल को खुली छूट दे दी है। गृह मंत्री ने SP को कहा कि उनका नाम लेकर खनन माफियाओं को ठोक दो। गृह मंत्री सोमवार को करनाल पहुंचे थे। यहाँ गृह मंत्री ने घरौंडा में हुए अवैध खनन मामले में SP को माफियाओं की गैंग में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि करनाल के घरौंडा में खनन माफिया द्वारा DSP मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश की गई थी। DSP मनोज कुमार अवैध खनन की सूचना पर रेड करने गए थे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेत के भरे डंपर को रोकने की कोशिश की तो खनन माफिया और उसके कारिंदे फरार हो गए। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में SP करनाल को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सूरजकुंड मेला, विभिन्न देशों व थीम राज्यों के लोक कलाकारों ने दी भव्य गायन, वादन व नृत्यों की प्रस्तुतियां। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के मुख्य चौपाल पर एक और जहां देश के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने अपने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं, वहीं दूसरी ओर सूरजकुंड के थीम राज्यों ने भी अपने अपने प्रदेशों की लोकगीतों व नृत्यों से समा बांध दिया। सोमवार को मेले के मुख्य चौपाल पर पंजाब का भांगड़ा, कोमोरोस व आर्मेनिया देश के कलाकारों ने नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों का मन मोह लिया। बता दें कि सूरजकुंड मेले में इस बार के 8 थीम राज्यों में से मेघालय भी एक है। मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है, जहाँ की ऐतिहासिक भूमि पर बहुत से सुंदर पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिसके कारण वहाँ अधिकतर समय बारिश होती रहती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग के वंगाला फेस्टिवल में टॉप आई कलाकारों ने नृत्य की भव्य प्रस्तुतियां दी हैं। तंजानिया 30 लाख लोगों की आबादी वाला देश है। तंजानिया से आए कलाकारों ने पुरातन साजो सामान जो कि इन कलाकारों ने अपने हाथों से बनाए हैं, उनके साथ पारंपरिक वेशभूषा में हीलिंग गीत की प्रस्तुति दी। रूस देश से आए कलाकारों ने 2 रंगों में अपनी प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों का मन मोह लिया। वहीं सूडान की राजधानी खार्तूम से आए कलाकारों ने वर्षा के समय धरती पर बूंद के गिरने पर, खेत में बोए गए बीज में से अंकुर निकलने पर खुशी जाहिर करने के दौरान गाए जाने वाले वहां के स्थानीय लोकगीत की प्रस्तुति दी, जिन्हें देखकर पर्यटक झूम उठे। अगर आप गोवा या फिर ब्राजील के कार्निवाल परेड का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार शाम को सूरजकुंड मेले में अवश्य जाइए। यहाँ रंग बिरंगी लाल गुलाबी नीली पीली रोशनी से सरोबार देश विदेश के नर्तकों व कलाकारों की परेड आपको निराश नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में रोजाना शाम को 6:15 बजे यह कार्निवाल परेड शुरू हो जाती है।
रेल यात्री ध्यान दें, रेवाड़ी लोहारू रेल मार्ग पर 7 से 19 फरवरी तक 4 पैसेंजर गाड़ियां बंद रहेंगी। रेलवे प्रशासन द्वारा जोधपुर के पास रेलवे लाइन के कार्य के चलते रेवाड़ी लोहारू रेल मार्ग पर 7 से 19 फरवरी तक 4 पैसेंजर गाड़ियां बंद रहेंगी। इसलिए रेल में सफर करने वाले यात्रियों को सफर करने से पहले रेलवे संबंधित जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, नहीं तो यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। बता दें कि जोधपुर के पास रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है, जिससे सीकर रेवाड़ी, रेवाड़ी सीकर, जोधपुर रेवाड़ी व रेवाड़ी जोधपुर की पैसेंजर गाड़ी बंद रहेगी। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से सुबह 9:15 बजे जोधपुर एक्सप्रेस जाने वाली गाड़ी 19 फरवरी तक डेगाना दिल्ली के बीच आवागमन करेगी। आपको यहाँ पर बता दें कि गाड़ी संख्या 09703 सीकर रेवाड़ी, गाड़ी संख्या 14823 जोधपुर रेवाड़ी, गाड़ी संख्या 09704 रेवाड़ी सीकर व गाड़ी संख्या 14824 रेवाड़ी जोधपुर 7 से 19 फरवरी तक बंद रहेगी। मोदी सरकार ने बजट में दिया अग्निवीरों को तोहफा, इनकम टैक्स में मिलेगा फायदा। केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अग्निवीरों को खास तोहफा देते हुए उन्हें टैक्स में राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अग्निवीरों के लिए कॉर्प्स फंड से मिलने वाली रकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सेवानिधि अकाउंट में योगदान पर कुल आय में कटौती की परमिशन भी दी है। साथ ही 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्रालय ने आम नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इनकम टैक्स रेट में बड़ा बदलाव किया है। मोदी सरकार ने 7 लाख रुपए की वार्षिक आय को टैक्स फ्री कर दिया है, जबकि पहले यह लिमिट 5 लाख हुआ करती थी। वित्त मंत्रालय ने आम लोगों के साथ ही अग्निवीरों को भी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि अग्निवीरों को टैक्स में छूट का लाभ कैसे मिलेगा। अग्निपथ योजना 2022 में शामिल हुए अग्निवीर की फर्स्ट इनकम सैलरी 30,000 रुपए हर महीने होती है, जो नौकरी के 4 साल पूरे होने तक 40,000 रुपए हो जाएगी। केंद्र सरकार इस सैलरी का 70% हिस्सा अग्निवीर के खाते में जमा करेगी, जबकि 30% रकम सेविंग के रूप में सेवा निधि खाते में जमा करेगी। अग्निवीर की सेवा निधि खाते में केंद्र सरकार भी 30% हिस्सा जमा करेगी। ऐसे में 4 साल की नौकरी पूरी होने पर अग्निवीर को कॉर्प्स फंड में 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। इस रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हरियाणा पुलिस को 54 साल करना पड़ा इंतजार, अब मिलेगा ये तोहफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा का दौरा करेंगे। वे 14 फरवरी को मधुबन में होने वाले हरियाणा पुलिस के एक समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसमें अब हरियाणा पुलिस को अपना अलग झंडा मिलेगा। उसके बाद हरियाणा पुलिस की एक अलग पहचान होगी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब झंडा हरियाणा पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को मधुबन करनाल में होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के कार्यक्रम में अमित शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा पुलिस के समारोह में अमित शाह डीजीपी को हरियाणा पुलिस का झंडा सौंपेंगे। इस झंडे के बीच में चमकीले सुनहरे रंग से हरियाणा पुलिस लिखा हुआ है, जिस पर अशोक स्तंभ भी है। पुलिसकर्मी इस झंडे को अपनी वर्दी पर लगा सकेंगे। बता दें कि अभी तक हरियाणा पुलिस के पास अपना झंडा नहीं था। अब 57 साल के बाद हरियाणा पुलिस का अपना झंडा होगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज समेत केंद्र और राज्य के बड़े नेता भी शामिल होंगे। पूर्व विधानसभा स्पीकर ने सीएम खट्टर पर जड़े आरोप, बोले तारीख बताएं कब तक मिटेगा भ्रष्टाचार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे गन्नौर क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खट्टर अपना ज्यादातर समय पंचकुला और गुरुग्राम में बिता रहे हैं, जिससे प्रतीत होता जा रहा है कि वो अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ ले, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें हार का स्वाद चखा कर ही रहेगा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत करनाल जिले के तरावड़ी में पहुंचे कुलदीप शर्मा ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद वित्त मंत्री हैं, लेकिन उन्हें आर्थिकी की समझ नहीं है। मोदी सरकार का बजट किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल निराशा भरा रहा है। चंद पूंजीपतियों के हाथों में केंद्र सरकार खेल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। साथ ही हरियाणा में आए दिन घोटाले उजागर हो रहे हैं और खट्टर सरकार बड़ी मछलियों को पकड़ने की बजाय छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर भ्रष्टाचार के मामलों पर लीपापोती कर रही है। सीएम को सच बोलना चाहिए और तारीख तय कर देनी चाहिए कि हरियाणा से भ्रष्टाचार का खात्मा कब होगा। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। संपूर्ण इलाके में सुबह और शाम गुलाबी ठंड अपने रंग दिखा रही है। वर्तमान परिदृश्य में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगा है, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक तेज चमकदार धूप निकलने और साथ ही साथ मौसम में नमी कम होने से हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लिहाजा तापमान बढ़ने लगा है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 10 फरवरी तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 7 फरवरी यानी आज तथा 9 व 10 फरवरी को राज्य में आंशिक बदलवाई रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से दिन के तापमान में हल्की गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद 11 फरवरी को भी एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा और तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है।
24 घंटे में 72 किलो से ज्यादा दूध देकर हरियाणा की गाय ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड, मालिक को इनाम में मिला ट्रैक्टर। पंजाब के लुधियाना के जगराओं में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेयरी और कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के किसान की होल्स्टीन फ्रीजियन गाय ने 24 घंटे में 72 किलो से ज्यादा दूध देकर नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। इस नए रिकॉर्ड के साथ पहले स्थान पर हासिल करते हुए गाय ने अपने मालिक को इनाम में ट्रैक्टर जितवाने का काम किया है। गाय के मालिक कुरुक्षेत्र के पोरस मेहला और सम्राट सिंह ने बताया कि उनकी गाय ने दुग्ध प्रतियोगिता में 24 घंटे के भीतर 72 किलो 390 ग्राम दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा करने वाली यह पहली गाय है और इसकी उम्र की बात करें तो 7 साल है। अपने देश में हुई दुग्ध प्रतियोगिता में अब तक किसी गाय ने 24 घंटे में इतना दूध नहीं निकाला है। इस गाय को अनाज में मक्की, ज्वार, बाजरा, छोले, गेहूं, चावल, मक्की का छिलका, मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी आदि खाने को दिया जाता है। वहीं गाय को फलीदार चारे खिलाने से पहले उनमें तूड़ी या फिर अन्य चारा मिलाया जाता है ताकि उससे बदहजमी की शिकायत न हो। होल्स्टीन फ्रीजियन प्रजाति की गाय सबसे अधिक दूध देने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है और इसी वजह से यह डेयरी फार्मिंग में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ये गाय रोज 25 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है। यदि सुविधाएं और बेहतर माहौल में इस किस्म को रखा जाए तो प्रतिदिन 40 लीटर तक दूध दे सकती है। इस गाय के दूध में फैट की बात करें तो 3.5% होता है। हरियाणा में बड़े आंदोलन की तैयारी, इस दिन पीजीटी अभ्यर्थी पंचकुला करेंगे कूच। शिक्षक भर्ती को लेकर हरियाणा में बड़े आंदोलन की तैयारी है। पीजीटी लेक्चरार भर्ती को लेकर 8 फरवरी को पंचकुला का कूच करेंगे। इस दौरान वह सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में पदयात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही एचपीएससी मुख्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 3 महीने से एस्टेट पास अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। एस्टेट पास अभ्यर्थी जसवंत सिंह भारती ने कहा कि शिक्षा का अधिकार प्रभावित हो रहा है। एचपीएससी नए बैरिकेड्स लगाकर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। इसी कारण बुधवार 8 फरवरी को पंचकुला के सेक्टर 5 में जुटेंगे। वहां से पैदल मार्च निकालकर हम अपना मांग पत्र एचपीएससी को सौंपेंगे। दूसरी ओर हरियाणा की पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने भी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। 19 फरवरी को विधानसभा में बजट सत्र से पहले समिति के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करेंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी, इस तारीख से करें आवेदन। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के तहत दाखिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार आवेदन करने की प्रक्रिया 10 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 फरवरी तक चलेगी। दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दाखिले कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के तहत होंगे, जिसके लिए 3 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है। ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के लिए नर्सरी में 3 से 5 साल, केजी के लिए 4 से 6 साल और पहली कक्षा में दाखिले के लिए 5 से 7 साल आयु निर्धारित की गई है। साथ ही दिव्यांग श्रेणी के लिए नर्सरी में दाखिले की आयु सीमा 3 से 9 साल, केजी के लिए 4 से 9 साल और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5 से 9 साल निर्धारित की गई है। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया के तहत 1 लाख वार्षिक आय से कम वाले ईडब्ल्यूएस के बच्चे, डीजी श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अनाथ, ट्रांसजेंडर और एचआईवी प्रभावित बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल की 22% सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। वहीं अन्य 3% सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। गारंटेड रिटर्न स्कीम की है तलाश तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है बेटर ऑप्शन। अगर आप सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और किसी गारंटेड रिटर्न स्कीम की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सेविंग के लिए अधिकतर लोग एफडी या फिर दूसरी बैंकिंग योजनाओं पर अधिक विश्वास रखते हैं, लेकिन एफडी के बजाय आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के जरिए अपनी बचत के पैसों पर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। बता दें कि पोस्ट ऑफिस की ज्यादातर योजनाओं में ब्याज दर सभी बैंकों से ज्यादा होता है। सबसे पहले स्कीम की बात करें तो यह है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे प्रसिद्ध और स्मॉल सेविंग स्कीम में से एक है। यह स्कीम 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.7% गारंटेड रिटर्न देती है। इस योजना को हर 5 साल में रिन्यू किया जा सकता है, जिससे एक लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग ऑप्शन बन जाती है। दूसरी स्कीम की बात करें तो यह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है और इस स्कीम में आपकी सेविंग पर 8% रिटर्न मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में इन्वेस्ट करने पर किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है। इससे आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलती है। वहीं अगली स्कीम की बात करें तो यह है मंथली इनकम प्लान। मंथली इनकम सेविंग प्लान में इंटरेस्ट रेट 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको हर महीने गारंटेड रिटर्न मिलेगा। इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और मार्केट के उतार चढ़ाव पर आपके पैसे का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं MIS अकाउंट में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करनी होती है और इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो 5 साल तक होती है। वहीं अगली स्कीम की बात करें तो यह है नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल
सेविंग स्कीम में भी इंटरेस्ट रेट 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए में निवेश कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपकी ये स्कीम 5 साल में मैच्योर हो जाती है। सालाना आधार पर ब्याज की कंपाउंडिंग होती है और गारंटेड रिटर्न मिलता है। फसल पंजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाई अंतिम तिथि। अब 15 फरवरी तक खुला रहेगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है और पोर्टल को दोबारा से खोला जा चुका है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसल का पंजीकरण उक्त पोर्टल पर नहीं करवाया है, वो तुरंत इस कार्य को पूरा करें ताकि सरकार की योजना को लाभ मिल सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अतः शेष बचे किसान निर्धारित समय अवधि तक अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राज्य के किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना भी है। इस योजना के जरिए ऑनलाइन पोर्टल पर खाद, बीज, ऋण एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। योजना के जरिए फसल की बिजाई, कटाई का समय भी और मंडी संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहती है। प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान सही समय पर सहायता दिलवाना भी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सभी किसान 15 फरवरी तक इस पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करवा लें। अडानी पोर्ट्स में 8.63% की तेजी। एनडीटीवी, अंबुजा और एडब्ल्यूसी भी चढ़े। अडानी एंटरप्राइजेज 2% टूटा। सेंसेक्स 334 अंक गिरकर 60,506 पर बंद। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 334 अंकों की गिरावट के साथ 60,506 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 89 अंक गिरकर 17,764 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में गिरावट देखने को मिली तो वहीं 9 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 57,455 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 67,606 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर $1 का रेट 82 रुपए 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।